महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आए। जो नतीजे आए वो सभी को चौंकाने वाले थे। भारतीय जनता पार्टी और महायुति को प्रचंड बहुमत मिला। महाराष्ट्र की राजनीति का इतिहास देखा जाए तो इतना बड़ा बहुमत आज तक किसी गठबंधन को नहीं मिला था। बीजेपी के साथ साथ शिवसेना, शिंदे और अजीत पवार की एनसीपी का प्रदर्शन भी बढ़िया रहा। महाराष्ट्र में बीजेपी को अकेले 132 सीटें मिली, जो उनकी 2014 और 2019 की उपलब्धियों से कहीं अधिक थी। शिवसेना शिंदे को 57 सीटें मिली तो अजीत पवार की पार्टी को लगभग 41 सीटें मिली। महाराष्ट्र की जनता ने अपना जनादेश महायुति के पाले में डाल दिया। जिस तरह से नतीजे आए उस पर विरोधी पार्टियों ने कई सारे सवाल खड़े किए। ईवीएम पर भी निशाना साधा गया। खैर, ये तो अलग बात है, लेकिन इतने स्पष्ट जनादेश के बाद भी मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला करने में 10 दिन से ज्यादा का समय लग गया। इन 10 दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में कई चर्चाएं सामने आई और आखिरकार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर और 2 उपमुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल और आप देख रहे हैं द वायर। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इतने प्रचंड बहुमत के बाद भी बनी महायुति की सरकार सत्ता में आने से और फडणवीस के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने से कैसे बदलेंगे महाराष्ट्र के सियासी समीकरण। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले देश में लोकसभा चुनाव हुए थे, जिसमें 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी को लगभग 240 सीटों पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में सिर्फ 9 जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीते थे। लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं रहा था। इसका विपरीत विधानसभा में जो हुआ वो लोकसभा में मिली हार को पीछे छोड़कर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और महायुति सत्ता में आई। भाजपा और महायुति गठबंधन ने यह चुनाव साथ में लड़ा था, जिसमें सबसे अहम मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनकी पार्टी शिवसेना का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी है। विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चुनाव लड़ रही महायुति ने चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला, जिसने पूरी राजनीति ही बदल दी। राज्य में लाडली बहना जैसी योजना लागू कर दी, जिससे हर महीने महिलाओं को 1500 रुपये देने का वादा किया गया था और उनके बैंक में वो पैसे आ भी गए, ट्रांसफर भी किए गए। साथ ही एक और मुद्दा था जिसका यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहता हूँ, वो था हिंदुत्व का मुद्दा। चुनाव को देखते हुए बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे रैलियों में दिए गए। परिणाम स्वरूप महायुति की सबसे बड़ी जीत हुई, जिसमें शिंदे और अजीत पवार का योगदान भी महत्वपूर्ण था। ये सब तो ठीक है कि महायुति की प्रचंड जीत हुई, उनको बहुमत मिला, लेकिन सबसे बड़ा खेल तो यही से शुरू होता है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली, मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा ने अपना दावा कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे भी मुख्यमंत्री पद पर अड़े रहे। ये पूरा मुख्यमंत्री पद का ड्रामा लगातार 10 दिनों तक चलता रहा। आखिरकार फडणवीस के नाम पर सहमति हुई और एकनाथ शिंदे को पीछे हटना पड़ा। एक तरफ चुनाव से पहले महायुति के अहम नेता थे शिंदे, लेकिन जैसे ही भाजपा का 132 सीटें जीतने में कामयाब होती है, शिंदे को उन्होंने साइडलाइन करते हुए अपना मुख्यमंत्री बना लिया। देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली। चुनाव परिणाम के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नाम चर्चा में थे। एकनाथ शिंदे, जो पहले ही मुख्यमंत्री पद संभाल रहे थे, उन्होंने इस पद के लिए अपनी दावेदारी दिखाई थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से संकेत दिया था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इसी बीच एकनाथ शिंदे की नाराजगी की खबरें भी सामने आई। एकनाथ शिंदे ने बहुत प्रयास किए, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के सामने शिंदे की एक न चली। शिंदे को मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा है। आज भी फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने में सबसे अहम भूमिका अगर किसी की है तो वो है आरएसएस की। साल 2014 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता मिली थी, तब भी आरएसएस ने फडणवीस को समर्थन दिया था। तब भी फडणवीस के पीछे आरएसएस थी। बातें तो ऐसी भी चल रही थी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो है वो फडणवीस के नाम पर राजी नहीं था। वे किसी मराठा समुदाय के आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाकर मराठा समुदाय के चुनाव से पहले बीजेपी के प्रति जो रोष था उसको कम करना चाहते थे। जातिगत समीकरण महाराष्ट्र की राजनीति का अहम हिस्सा है। मराठा, ओबीसी और अन्य समुदाय के बीच संतुलन बनाना
हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी होता है। लेकिन आरएसएस के दबाव से फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। एक तरफ फडणवीस ब्राह्मण समुदाय से आते हैं तो दूसरी तरफ अजीत पवार और एकनाथ शिंदे जो है वो मराठा समुदाय से आते हैं। लेकिन हर पार्टी चाहती है कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, तो इसमें बीजेपी ने जो है वो अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर बना लिया है। खैर, अभी फडणवीस तो मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने से आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो स्थानीय स्वराज संस्था है और खासकर मुंबई में आने वाली जो अहम बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो चुनाव है, उससे बीजेपी जीतना चाहती है। बीएमसी कई सालों तक शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का वहां पर प्रभाव रहा है। इस प्रभाव को खत्म करने में अपने हाथ में बीएमसी लेना जो है वो बीजेपी चाहती है। उसकी पहली प्राथमिकता है कि वो बीएमसी का चुनाव जीते। इस चुनाव के बाद तो ये स्पष्ट हो गया है, यानी मैं जिक्र कर रहा हूँ ये महाराष्ट्र का चुनाव विधानसभा का, इसके बाद यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से हो गया है कि महाराष्ट्र में जो है वो सबसे ताकतवर पार्टी जो है वो बीजेपी है और वो किसी भी कीमत कर बीएमसी का चुनाव जो है वो जीतना चाहती है। और अन्य पार्टियां जो है महाराष्ट्र में जो बीएमसी चुनाव लड़ेंगी या स्थानीय स्वराज संस्था की चुनाव जो लड़ेंगी, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट है, राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है शरद पवार का गुट है, कांग्रेस है, उसको जो है बीजेपी वो मजबूत यहाँ पर होने देना नहीं चाहती। महायुति में शामिल और एक पार्टी है जिसका नाम है अजीत पवार की पार्टी एनसीपी। अजीत पवार की पार्टी भले 41 सीटों जीतकर तीसरे नंबर पर रही हो, लेकिन आज अजीत पवार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया। जहां से चुनाव जीते थे वहीं से उन्होंने अपना जो समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को दिया था। अजीत पवार के साथ आने से एकनाथ शिंदे को ही उल्टा नुकसान हुआ है। अगर अजीत पवार की पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाती तो शायद एकनाथ शिंदे बीजेपी के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो पाते। लेकिन अजीत पवार ने नतीजों के बाद ही ऐलान कर दिया था कि वो बीजेपी के साथ है और उनके साथ सत्ता में जाएंगे और उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। तो एकनाथ शिंदे के लिए मुख्यमंत्री पद के सारे दरवाजे पहले ही बंद हो चुके थे। अभी कल जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पर तौर पर शपथ ली है और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने जो है वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस पार्टी को कितना पोर्टफोलियो मिलता है, कितने मंत्री पद मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।